बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में बहुत कोहराम सा मचा हुआ है, हलचल बहुत तेज है हर जिले में। और यूं कहें कि पश्चिम से लेकर पूरब तक उत्तर प्रदेश पे कानून व्यवस्था को लेकर सवाल है। सामाजिक स्थिति बनती बिगड़ती नजर आ रही है और सियासी तौर पर देखें तो बीजेपी के खिलाफ जाती दिख रही है। और पुलिस का रवैया जो सामने आ रहा है उस पर भी सवालों के घेरे में योगी आदित्यनाथ है। लेकिन मामला संभल का मीडिया हाईलाइट कर रहा है और हाईलाइट करवाया जा रहा है, पूरा प्रशासन फोकस कर रहा है संभल पर। हमारे साथ आलोक पाठक जी, उनके साथ चर्चा करेंगे। आलोक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आलोक जी, संभल को पकड़ कर रखना योगी आदित्यनाथ के लिए मजबूरी बन गया है, जरूरी हो गया है सियासी तौर पर? देखिए, संभल पर योगी जी रोज रोज दावे कर रहे हैं कि संभल बहुत ऐतिहासिक तीर्थ स्थान था और जो भी जमीन या वक्त के नाम पर फर्जी कब्जा कर रखी थी लोगों ने, उसको खाली कराया जाएगा। ऐतिहासिक मंदिर जो मिल रहे हैं उनको दोबारा से उनको सजाया सजावारा संवारा जाएगा। उस पे आज बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट के जरिए। मतलब वैसे देखा जाए तो दो नतीजे ऐसे आए हैं पिछले 2 दिनों में जिसने योगी सरकार की नींद उड़ा दी है। और वो दोनों ही ऐसे थे जिनके जरिए योगी जी अपनी जो हिंदुत्व की राजनीति है उसको लेके वो लगातार आगे बढ़ रहे थे। अब संभल में क्या था? संभल में एक कुआं था। जो जामा मस्जिद है संभल की, उसके पास एक कुआं था। उस कुएं पे लेकर वहां की स्थानीय नगर पालिका ने एक आदेश जारी कर दिया कि इस कुएं में ये हरि मंदिर था और कुएं के ऊपर पूजा की अनुमति दे दी। और ये नगर पालिका का आदेश तब आता है जब संभल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने जिला न्यायालय की सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी थी। याद करिए, नवंबर में एक याचिका दाखिल की गई थी कि संभल के जामा मस्जिद के दरअसल बेसिकली पुराना हरि मंदिर था। ये विष्णु जैन और उनके बेटे ने याचिका दाखिल की थी। संभल के जिला न्यायालय ने तुरंत उस पर सर्वे का आदेश दे दिया बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए। सर्वे भी हो गया और दोबारा जब सर्वे करने गए उसके बाद जो बवाल हुआ वो तो सब जानते ही हैं। तो सब जगह से रोक लग गई थी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद। अचानक ये नगर पालिका का आदेश आ जाता है। ये जो कुआं है इसको संभल की जामा मस्जिद का कहना है कि ये मस्जिद का कुआं और इस पानी का इसके ये कुआं ढका हुआ है लेकिन इसके पानी का उपयोग वो मस्जिद के लिए करते हैं। तो जब आदेश आ गया तो आनन फानन में संभल की जामा मस्जिद की कमेटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट कल पहुंची 9 तारीख को और आज ही उसकी सुनवाई हुई। तो जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत नगर पालिका का जो आदेश था कि वहां पूजा पाठ हो सकती है उस पर रोक लगाई और योगी सरकार को आदेश दिया कि 2 दिन के अंदर स्टेटस रिपोर्ट लगाए। संभल के जिला प्रशासन द्वारा कहा गया कि ये सार्वजनिक कुआं है। बहस चल रही तो सीजीआई ने पूछा कि भाई ये कुआं अगर सार्वजनिक है तो जो चाहे इसका पानी का इस्तेमाल कर सकता है। मस्जिद कमेटी की तरफ से कहा गया कि सब ये कुआं जो है इसके पानी का इस्तेमाल हम मस्जिद के लिए करते हैं। तो खैर उन्होंने कहा कि नगर पालिका के आदेश पर तो रोक लगाई, बोला कि यहाँ पे सीसीटीवी लगाइए और यथास्थिति मेंटेन कीजिए। अब नगर पालिका का ये आदेश तब दिलवाया आया था जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने तमाम जो सर्वे की बात चल रही थी संभल के जामा मस्जिद को लेके कि ये पुराना हरि मंदिर था, उस पर सारी गतिविधियों पर रोक लग गई। तो ये नगर पालिका का अचानक से आदेश आ जाता है तो रोक लग गई और 2 हफ्ते के अंदर योगी सरकार को रिपोर्ट दाखिल करनी और 21 फरवरी की अगली तारीख है। तो ये बड़ा झटका है योगी सरकार के लिए क्योंकि जो कुंभ को लेकर जितने भी आयोजन हो रहे हैं तमाम चैनलों पे या जब भी जहां भी बात कर रहे हैं तो बार बार योगी जी कह रहे हैं कि मैं संभल का ऐतिहासिक गौरव उसको वापस दिलवाएंगे और वक्फ के नाम पे जो फर्जी जमीनों पे कब्जा किया गया उसको हम वापस लेंगे। साथ ही साथ भाजपा के एक विधान परिषद सदस्य हैं, उन्होंने संभल को लेकर एक याचिका एक सवाल उठाया था विधान परिषद में। तो संभल का जो दंगा हुआ था 1978 में, उस दंगे की तमाम रिपोर्ट्स और क्या एफआईआर हुआ था, क्या कार्रवाई हुई थी, कोर्ट के क्या फैसले हुए थे,
इनको उन सारी चीजों को एक हफ्ते के अंदर सरकार ने मंगवाया है। संभल के डीएम ने और एसपी ने कहा कि ये चूंकि विधान परिषद में श्रीश चंद्र शर्मा भाजपा विधान परिषद के सदस्य, उन्होंने 1978 के दंगों पे सवाल उठाया था, इसलिए ये सारी चीजें हम लोग लखनऊ भेज रहे हैं। तो पूरा वही है कि मुद्दा वो संभल कर रखना चाहते हैं और साथ ही साथ वो कुंभ पे भी फोकस किए हुए हैं कि वो योगी जी का और प्रशासन का ये कहना है कि ऐसा ऐतिहासिक महाकुंभ हो रहा है जो कभी नहीं आयोजित किया गया है। ये भी चौंकाने वाली बात है क्योंकि कुंभ हमारे हिंदू सनातन धर्म का बड़ा ऐतिहासिक कई हजारों सालों से परंपरा बरकरार रही है और अंग्रेजों के जमाने में भी कुंभ के आयोजन होते रहे, कभी किसी सरकार में या कभी भी कुंभ के आयोजन पर रोक नहीं लगी है। हर 12 साल बाद महाकुंभ होता है और तमाम सरकारों ने आयोजन किए थे और बड़े इंतजाम किए जाते हैं सरकार के द्वारा। 2013 में जब महाकुंभ हुआ था तो अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और ऐसा शानदार आयोजन हुआ था कि अमेरिका के प्रसिद्ध हार्वर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने उस आयोजन के लिए तत्कालीन यूपी सरकार को सम्मानित किया था कि आपने, क्योंकि वहां पे करोड़ों लोग आते हैं और एक मेक शिफ्ट सिटी बनती है, गंगा के किनारे वो लोग 2, 4, 10 दिन, 1 महीने तक रहते हैं, गंगा और संगम में स्नान करते हैं। तो इतना बृहद आयोजन हुआ था कि उसके लिए तब भी अखिलेश यादव की सरकार को अमेरिका की जो सबसे बड़ा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हार्वर्ड इंस्टीट्यूट उसने सम्मानित किया था। तो ये लगातार ये सारी चीजें देखिए, संभल को लेके फोकस, अब संभल के वे ये जो नगर पालिका का जो फैसला था उस पर रोक लगाई है कि हरि मंदिर नहीं है, यथास्थिति बरकरार रखिए। तो योगी जी को एक झटका तो ये लगा। दूसरा, माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे जिनका की निधन हो गया था मार्च 2024 में, उनके बेटे जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से विधायक हैं और एक मामले में जेल में बंद है, उनकी एक जमीन है लखनऊ के डॉलीबाग में, प्लॉट नंबर 93। ये जमीन उन 2020 में एलडीए ने ये कह के कब्जा कर ली थी कि ये शत्रु संपत्ति है, मतलब वो लोग जो लोग पाकिस्तान चले गए थे उनकी संपत्ति है और उस जमीन पे 2 टावर बने हुए थे जिसको कि बुलडोज कर दिया था तब एलडीए ने और इस पे कब्जा करके वो लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास बनाने जा रहे थे। तो मुख्तार अंसारी के पुत्र उन्होंने तमाम डॉक्यूमेंट्स रखे और बताया कि ये जमीन मेरे दादाजी ने, इसका मुख्तार अंसारी से कोई वास्ता नहीं था, मुख्तार अंसारी ने किसी सज्जन से 2004 में इसको खरीदा था, फिर बाद में ये जमीन मेरी दादी के नाम हुई थी और दादी ने इस जमीन का हिस्सा हमको और हमारे भाई को दिया था, इसको मेरे पिताजी से कोई लेना देना नहीं है, उसके पूरे कागजात थे। खैर एलडीए ने गिरा दिया, शत्रु संपत्ति बना दिया। इसको लेके मुख्तार अंसारी के पुत्र सोहेल अंसारी जो विधायक अब्बास अंसारी जो विधायक है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में उनके मामले की सुनवाई नहीं हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट कल पहुंचे थे सिब्बल साहब और उन्होंने बोला कि साहब ये जमीन है, इस जमीन का टाइटल अभी क्लियर नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स है और हाईकोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट को आदेश दिया कि आप इस टाइटल सूट को जल्दी सुनिए और क्लियर कीजिए। जब वहां पे फोटो दिखाई कपिल सिब्बल साहब ने कि साहब यहाँ तो प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास बन रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं इसको तुरंत रोकिए, जो चीज है उसको एज इट इज रोक दिया। तो एक बड़ा आदेश, मतलब एक राहत मिल गई सुप्रीम कोर्ट को से अब्बास अंसारी को, साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट को बोलेगा कि इनकी जो याचिका है उसको तुरंत सुनवाई करके फैसला सुनाया जाए। तो फिलहाल एक तरफ बार बार जैसे आपने कहा संभल में खुदाई चल रही है, एक बावड़ी मिली है, उसकी रोज तमाम नोएडा के चैनल्स की कवरेज कर रहे हैं। एक ऐतिहासिक मंदिर भी मिला था, याद करिए आपको, जिसमें पहले दावा किया गया था, तो उसमें जो ओरिजिनल उसके ओनर थे, जो हिंदू भाई उसके ओनर थे, वो सामने आए, बोला भाई साहब ये हमारा खानदानी मंदिर था, हम लोग यहाँ से मकान छोड़ के चले गए थे, हम लोग यहाँ रहते नहीं थे, इसलिए ताला बंद था और उस मंदिर में कहीं तोड़फोड़ नहीं हुई थी। तो खैर वो मंदिर अब चालू हो गया, प्रशासन ने चालू करवा दिया, मतलब खुलवा दिया ताला और वहां पूजा पाठ हो रही। इसी तरह वाराणसी के मदनपुरा इलाके में एक 70 साल से पुराना बंद मंदिर मिला है, तो मुस्लिम समाज ने भी कहा कि ठीक है आप इसको खुलवाइए, इसकी पूजा पाठ करवाइए, हम ये चाहते हैं कि बस इलाके में कोई तनाव ना हो।
तो कई जगह पे भाजपा के कार्यकर्ता मुरादाबाद और कई जिलों में जा जाके इस तरह के मंदिर खोज रहे हैं, खोजे जा रहे हैं। और आप समझ रहे हैं कि एजेंडा क्या है कि और संभल के मामले में दो बार हाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है और उसके बाद भी नगर पालिका द्वारा उसको ये जानते हुए कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की नजर है, उन्होंने आदेश पारित कर दिया था। खैर, अगर संभल की जामा मस्जिद की कमेटी अगर सुप्रीम कोर्ट न पहुंची होती, आज पहुंची और उनको फिलहाल तो स्टे मिला है। अब सरकार को सारे कागजात सामने रखने पड़ेंगे और 21 फरवरी को इस मामले में सुनवाई है मिर्जा जी। आलोक जी, क्या सरकार संभल को इतना जरूरी मानकर तमाम जो सबूत हैं या कानूनी दायरे होते हैं उसको एक तरह से बैकडोर पर डालकर उस पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है? तभी तो कभी हाई कोर्ट से कोई मामला फंस जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं दे पाती है यूपी सरकार। उनके जो तमाम वकील पहुंचते हैं वो सिर्फ इधर उधर की बातें करके अपनी सरकार की जो किया हुआ है सरकार का उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। ये हो क्या रहा है? कानून के दायरे में रहकर संविधान की शपथ लेकर अगर कोई मुख्यमंत्री काम करता है, कोई सरकार काम करती है, तो उसको समान रूप से सभी के लिए काम करना चाहिए। अगर आपका कोई एक एजेंडा है, उस एजेंडे के दायरे में आप धर्म को लेकर खड़े हो जाते हैं, तो फिर आप किस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं? आप संविधान को जस्टिफाई कर रहे हैं या फिर अपनी गिरती हुई कुर्सी, अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए जस्टिफिकेशन खड़ा कर रहे हैं, या फिर अपने आप को, अपने जो टॉप लीडरशिप है उसके सामने और बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं? जो जैसा कि पहले भी हमारी बात हुई कि मोदी वर्सेस योगी में कौन बड़ा हिंदू नेता है, क्या ये स्टैब्लिश संभल से किया जाना है? नहीं, सिर्फ संभल ही मत समझिए आप, जो भी हो रहा है पूरे प्रदेश में अगर देखिए घटनाक्रम, जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तब से यूपी में भाजपा बैकफुट पे है, क्योंकि करारी हार हुई और संविधान का मुद्दा उठा कि संविधान खतरे हैं में है। और पहली बार 2014 के बाद बड़ी संख्या में दलित और पिछड़ों ने भाजपा का साथ छोड़ दिया। तो योगी जी की कुर्सी भी खतरे में है। तमाम उनके सहयोगियों ने सवाल उठाए हैं। अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल कह रहे हैं कि पिछड़ों और दलितों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। योगी सरकार के दूसरे मंत्री जो दूसरे सहयोगी है संजय निषाद भी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि निषाद समाज को वादा किया गया था कि इनको SC ST का स्टेटस दिया जाएगा, आज तक नहीं दिया गया। इसी वजह से नाराज होकर उन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट नहीं दिया। तो ये उनके सहयोगी उठा रहे हैं, प्लस उनके पिछड़े दल के विधायक भी सवाल उठा रहे हैं। इन सब सवालों से बचने के लिए, और ये जो PDA है, अखिलेश यादव का जो PDA का समीकरण जो जमीन पे मजबूत होता जा रहा है, उसकी काट के लिए वो बार बार संभल के जरिए, प्रयागराज के जरिए और तमाम जो बनारस में मंदिर खुलवाया गया कि वो हिंदुत्व को की सबसे बड़ी मतलब हिंदुत्व का गौरव वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो समाज, पिछड़ा और दलित समाज जिसका मोहभंग हुआ है भाजपा से, उसको वापस लाना चाहते हैं। इसीलिए लगातार इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और उसमें अधिकारी उनको फंसा दे रहे हैं। अब देखिए, जैसे संभल का मुद्दा आप देख ही लिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूरी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी रोक लगा दी है कि इस तरह की कोई भी याचिका आप कोई भी लोअर कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक हम वर्शिप एक्ट 1991 का पूरी तरह से उसकी हम इवेलुएट नहीं कर लेते, उसकी कि वो किस तरह से उसका पालन हो रहा है। और ये जो सबसे ज्यादा याचिका उत्तर प्रदेश में पिछले महीने कई महीनों में लोअर कोर्ट में डाली गई थी कि ये फलानी मस्जिद दरअसल पुराना ये मंदिर है, बदायूं में की गई थी, आपके संभल में की गई थी, जौनपुर में गया था, सब पे रोक लगा दी है। और जो तमाम लोअर कोर्ट्स ने सर्वे का आदेश दिया था उस पर भी रोक लगा दी गई थी। तो ये पूरी कोशिश वही है। और जो अब्बास अंसारी वाला मामला है उसमें तो अधिकारियों ने बताया ही नहीं था जमीन का, उन्होंने बता दिया शत्रु संपत्ति है। जो जिस वजह से अगर अब्बास अंसारी का डॉक्यूमेंट सही नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट फिर क्यों उनको स्टे देता, आप बताइए ना मुझे। तो अधिकारी भी फंसा दे रहे हैं, पूरी बात योगी जी को बता नहीं रहे हैं। अधिकारियों को अच्छी पोस्टिंग चाहिए, उनको लग रहा है कि जो
मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए तमाम सबूत और तमाम चीजें। अब आज ही के मामले में उन्होंने कहा, सरकार की तरफ से पक्ष था कि ये कुएं के जरिए ये लोग विरोधी पक्ष को, मतलब जामा मस्जिद एक्शन कमेटी कि ये लोग माहौल खराब करना चाहते हैं। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वहां सीसीटीवी लगवाइए, पुलिस की व्यवस्था कीजिए, लेकिन यथास्थिति मेंटेन कीजिए। पूजा नहीं हो पाएगी। नगर पालिका ने बता दिया हरि मंदिर, मैं इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये नहीं होगा। जैसी यथास्थिति वही बरकरार रहेगी, कोई नई परंपरा शुरू नहीं होगी। लेकिन आलोक जी, संविधान की शपथ लेकर कुर्सी पे बैठने वाले मुख्यमंत्री का काम दरअसल कानून व्यवस्था को बनाए रखना, लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर नजर दौड़ाना, सड़क टूट रही है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, शिक्षा व्यवस्था का हाल क्या है, इस भीषण ठंड में लोग बिना छत के जो रह रहे हैं उनका जीवन कैसे चल रहा है, इस पर फोकस करने की जगह मुख्यमंत्री सिर्फ एक धार्मिक एजेंडे को बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं और उसी को हर जगह बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप इसे कैसे देखेंगे? मुख्यमंत्री या सरकारों का काम क्या यही रह गया है? नहीं, देखिए, योगी जी को लग रहा है कि संभल और धार्मिक मुद्दे के जरिए वो फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी बचा पाएंगे और उनका अपना राजनीतिक भविष्य, वो देश में शायद योगी की टीम ये चाहती है, या योगी की टीम ने योगी को समझा दिया है कि इस वक्त आप हिंदुत्व के सबसे बड़े नायक हैं। भाई मिर्जा जी, आपको पता होगा कि जब संभल का मामला उठा तो आश्चर्यजनक रूप से संघ के जो सबसे बड़े पदाधिकारी है मोहन भागवत, उन्होंने बयान दिया कि हर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढने की परंपरा बंद होनी चाहिए। राम मंदिर का मामला दूसरा था, उसमें फैसला आ गया। अब इस तरह हर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढ के आप हिंदुत्व के नेता बनने की कोशिश न करें। ये आरएसएस को, जिसको कि पेरेंट बॉडी बोला जाता है बीजेपी की आइडियोलॉजी का, आरएसएस 100 साल पहले स्थापित हुआ था, बीजेपी तो बाद में बनी है। बीजेपी 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ है, उसके पहले वो जनसंघ के नाम से चलती थी। तो जो पेरेंट बॉडी का जो सबसे प्रमुख लीडर है वो इस चीज की बात कर रहा है। और आप सोचिए, जैसे ही आरएसएस प्रमुख का ये बयान आया, तमाम संत जो योगी खेमे के, योगी के बड़े कर्मी माने जाते हैं, उन्होंने मोहन भागवत पे ही सवाल उठा दिया कि आप कौन होते हैं, हमारी जो चीजें हमसे छीनी गई उनको हम वापस लेंगे। ऐसे बयान दिए हैं, स्वामी राम भद्राचार्य ने दिया है। और एक जो चौंकाने वाला नाम सामने आया है कि स्वामी अवनिक्तेश्वरानंद, शंकराचार्य स्वामी अवनिक्तेश्वरानंद, जो कि राम जन्मभूमि का जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही तो उन्होंने पूरा विरोध किया था कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, और उन्होंने पूरी आलोचना की थी। उन्होंने भी आश्चर्यजनक रूप से मोहन भागवत के इस बयान का आलोचना की कि वो थोड़े हिंदू धर्म के ठेकेदार है, हिंदू धर्म का भला बुरा हम संत डिसाइड करेंगे। और ये संत वही है जो योगी जी के काफी करीबी माने जाते हैं, और ये बाकायदे आके बयान दे रहे हैं। तो कभी यानी कि किसी की मोदी, कल्पना, यानी कि आलोक जी जो मोदी के विरोध में बयान दे रहे थे, आज वो योगी के समर्थन में बयान दे रहे हैं। ये हाँ, वो मामला आरएसएस प्रमुख बहुत का बयान, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब स्वामी अवनिक्तेश्वरानंद के बयान आप देख लीजिएगा, जो इसी जनवरी के महीने पिछले साल 2024 में उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन का बड़ा विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि आधे अधूरे मंदिर का, अभी राम मंदिर पूरा बना नहीं है, आधे अधूरे मंदिर का में प्राण प्रतिष्ठा आयोजित नहीं की जानी चाहिए। और उनका जो आकलन था सही साबित हुआ। इस चुनाव में कोई बड़ा, लोकसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई, अयोध्या की सीट वो हार गए। तो क्या आलोक जी मोदी विरोधी खेमा जो है उसको योगी आदित्यनाथ के रूप में एक पीएम फेस मिल गया है क्या? क्या मोदी के सामने योगी को खड़ा किया जा रहा है बीजेपी या उसकी आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोगों के बीच में से ही? हाँ बिल्कुल, देखिए प्रबल हिंदुत्व के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि बीजेपी, या अब एक योजना और है जो मैं बार बार जिक्र करता हूं कि जैसे कल से योगी जी कुंभ में, महाकुंभ जहां होने जा रहा है वहां रुके हुए हैं, कल रात को उन्होंने विश्राम भी किया।
जितने भी अखाड़ों के वहां पे आश्रम बने, सब अखाड़ों में कल गए हैं। तो वहां पे उम्मीद थी कि 12-13 लाख साधु संत सन्यासी जो महाकुंभ में आएंगे, वो योगी जी को नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी बनाने के लिए प्रस्ताव पास करेंगे। ठीक। तो देखिए, सनातन धर्म का कोई विरोध नहीं करता, लेकिन ये देश जो है एक सेकुलर देश है। ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा। संविधान ये कहता है कि हर आदमी को, हर मजहब को के लोगों को अपनी पूजा पाठ करने की पूरी आजादी है। और 1991 का जो वर्शिप एक्ट है, उसके तहत जो परिस्थितियां हैं, जो 1993 में पास हुआ था, कि जो 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 चीज जहां पे है वो वही मानी जाएगी। आलोक जी 1947 की शायद स्थिति। जी आलोक जी शायद मैं गलत हूं, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। मुझे जहां तक याद आ रहा है कि प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी के समर्थन में शायद उस वक्त भी कुंभ से एक प्रस्ताव पास हुआ था, या एक राय बनी थी कि मोदी का समर्थन करना है, शायद इस तरह की बात हुई थी। नहीं, इस तरह की बात तो हुई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी उस कुंभ में आए नहीं थे। वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और तब तक उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेता भी नहीं घोषित किया गया था। तो ये देखिए इस वक्त भी योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने अपना नेता घोषित किया नहीं है, लेकिन अगर नहीं यही नहीं, बात जो आप कह रहे हैं ये हो जाता है तो एक तरह से पूरी तरह से ये 180 डिग्री एंगल पूरी चीज घूम जाएगी। मोदी के लिए जो होता था वो अब योगी के लिए किया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक अंतर है, ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। ठीक। ये पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है मिर्जा जी। ये सरकार, इसमें कई लोग हैं जो कि सेकुलर छवि के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार जी हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान हैं, क्या, और अजीत पवार की एनसीपी है। तो क्या ये लोग योगी के नाम पे तैयार होंगे? मुझे तो नहीं लगता है। तो योग, क्योंकि भाजपा के पास अपना बहुमत नहीं है। अगर मान लीजिए 75 साल की उम्र अगले साल कंप्लीट हो जाएगी, 17 सितंबर इसी साल 2025 को, और मोदी प्रधानमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसा उन्होंने कहा कि एक पॉलिसी है आरएसएस की, 75 साल के बाद आप किसी महत्वपूर्ण पद पे नहीं, आपको रिटायरमेंट की जिंदगी जीनी पड़ेगी, या फिर आप जो है जो सलाहकार मंडल में शामिल हो जाएंगे, जिस सलाहकार मंडल में आडवाणी जी हैं, मुरली मनोहर जोशी और तमाम आरएसएस के, बीजेपी के नेता। लेकिन मोदी, योगी जी चाहे जो भी कर ले, लेकिन वो 240 के बाद 232 सांसद और चाहिए। वो सांसद कहां से आएंगे? इसलिए अगर योगी समर्थक ये सोच रहे हैं कि हाँ, ये है कि 2029 में योगी को फेस बना के अगर चुनाव लड़ते हैं तब बहुमत मिलता है, लेकिन 2025 और 2029 में बहुत समय है। पिछली बार 2013 में कुंभ था, 2014 में लोकसभा चुनाव थे, ठीक 12 महीने बाद। तब की परिस्थितियां दूसरी थी। लेकिन अभी कोई, अच्छा, यूपी में भी चुनाव 2 साल बाद है, तब तक योगी जी मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे भी क्लियर नहीं है। क्योंकि जिस तरह से जमीन पे दलित और पिछड़ों की नाराजगी सामने आ रही है, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता है कि योगी अपनी कुर्सी बचा भी पाएंगे। संभल के जरिए वो कुर्सी बचाने की और अपनी राजनीति को जिंदा रखने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक। बहुत शुक्रिया आलोक जी, बोलता हिंदुस्तान को समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।